अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उससे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने माइक को म्यूट कर लें और बहुत जल्द जो आज का लेक्चर है, लेक्चर सीरीज़ का, वो शुरू होने वाला है। हम लोग राष्ट्रीय पोषण मंथ जो माह है वो मना रहे हैं। 2018 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और ये प्रोग्राम इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ क्लब करके मनाया जा रहा है। 4 फेज़ में, 4 अलग अलग वीक्स में इनको बांटा गया था। इस वीक की जो हमारी एक्टिविटीज़ है, डेली 3 एक्टिविटीज़ होती है। पहली एक्टिविटी ये होती है कि हम 12 बजे एक अवेयरनेस, ये जितने भी माल नरिशमेंट की जो कुपोषण की समस्या है भारत में, तो हमारे यहाँ ओपीडी और आईपीडी में जो पेशेंट आते हैं उनके बीच हमारे डॉक्टर्स की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जिसमें छोटे छोटे लेक्चर्स दिए जाते हैं। डेली 12 बजे वो होता है ताकि उनसे अवेयर किया जाए बच्चों में माल नरिशमेंट, एडोलेसेंट में माल नरिशमेंट, लैक्टेटिंग मदर में कंसीव जो करनी है उनके अंदर वो उसका एक एक्टिविटी वो होती है। और फिर जो ऐसी दवाएं ग़िज़ाई जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, ऐसी दवाएं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है बच्चों के लिए, मदर के लिए, एक्सपेक्टिंग और एडोलेसेंट बच्चियों के लिए। और जो तीसरा इवेंट है जो अभी 2 बजे से हम लोग शुरू करते हैं, उसमें जो हमारा टारगेट ग्रुप है माल नरिशमेंट जिनके अंदर ज़्यादा होता है, बच्चों में, मदर्स में, एक्सपेक्टिंग मदर में, लैक्टेटिंग मदर्स में, एडोलेसेंट में, उनके लिए एक वेबिनार हम लोग डेली करते हैं। तो आज के वेबिनार में जो टॉपिक है स्पेसिफिक डाइटरी अप्रोच माल नरिश चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, उस पर प्रेजेंटेशन होगा डॉक्टर मोहम्मद रागिब अहमद नाज साहब का। तो मैं उनको मदऊ करता हूं कि अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, आपसे दरख्वास्त है कि अपने जो भी आपका प्रेजेंटेशन वो जो माइक है उसको म्यूट करें और मोबाइल को भी आप म्यूट कर लें। डॉक्टर आप सभी लोगों को, सभी टीचर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, पीजी स्कॉलर्स और गूगल मीट के थ्रू से, गूगल मीट के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा सलाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर रागिब अहमद नाज, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, PSM, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना। आज मैं चर्चा करूंगा इस बात पर कि जो माल नरिश चिल्ड्रेन हैं या एडोलेसेंट हैं, उनके लिए डाइट क्या होगा, उनको कैसे पहचानेंगे कि माल नरिश जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, उस पर मैं आज बात करूँगा। क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, जैसा कि अभी सर ने बताया भी, ये कुपोषित मुक्त भारत के अंडर ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान में जो बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं उनको किस तरह से बचाया जाए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले उनके वालिदैन को, उनके माँ बाप को ये बताएं कि किस मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण होता क्या है और कैसे इससे बचाया सकता है। तो हमारे समाज के जो आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी ये मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ें कैसे इससे बच सकते हैं। क्योंकि अगर बचपन हमारा अच्छा होता है, बचपन में हमारा ग्रोथ अच्छा हो, हमारा नशोनुमा अच्छा हो जाए, तो हमारी जवानी भी अच्छी होगी और जवानी अच्छी होगी तो हमारा बुढ़ापा भी अच्छा होगा और हमारी लाइफ अच्छी गुजरेगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चे की सही नशोनुमा के लिए उसकी निगहदाश्त सही से की जाए। तो उसी पर हमारी ये गुफ्तगू होगी। आज आपसे चर्चा करेंगे कि कुपोषण क्या है। कुपोषण के बारे में बताया गया कि कुपोषण जो है, जो हम सेवन करते हैं, जो पोषक तत्वों का सेवन करते हैं, जो लेते हैं, ये जितने हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी को हमारी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है या बहुत ज़्यादा ही मिल जाती है। जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है और जो हम ले रहे हैं उसमें संतुलन बना नहीं रहता है, तो जिसके कारण कुपोषण होता है। तो कुपोषण के इस डेफिनेशन से ये समझ में आती है बात कि इसमें 2 टाइप के लोग होंगे। एक वो होंगे कि जो अंडर न्यूट्रिशन होंगे, यानी जो हैं जिनको भोजन मिल ही नहीं पा रहा होगा, 2 वक्त का उनका गुजारा करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, 2 रोटी का इंतज़ाम करना उनके लिए बड़ा भारी पड़ रहा है।
और कुछ लोग वो होंगे कि उनके पास इतना कुछ है कि वो इतना खाते पीते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो रहे हैं वो। तो ये दोनों लोग जो है कुपोषण के शिकार होते हैं, दोनों ये माल न्यूट्रिशन में आते हैं। आमतौर से देखा जाता है कि ओपीडी में खासतौर से माएँ आती हैं और वो ये शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे खाते पीते नहीं हैं और दुबले हो रहे हैं। ये तो आमतौर से शिकायत मिलती है, मगर वो बच्चे जो ओवरवेट हो रहे होते हैं उसको ये नहीं समझता है कि ये कुपोषण का शिकार है, बल्कि माँ बाप ये समझते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हेल्दी है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा खाना पीना और मोटापा बढ़ा लेने से ऐसा नहीं है कि वो बच्चे जो हैं वो बच्चे सेहतयाब हैं, सेहतमंद, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि अंडर न्यूट्रिशन क्या है और ओवर न्यूट्रिशन क्या है। उसी को अगली स्लाइड में ये बताया गया। ये अंडर न्यूट्रिशन में ये है कि जितनी चाहिए कंजम्पशन जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है, और या आपको मिल तो गया, आपकी ग़िज़ा ठीक है मिल रही है, लेकिन ये है कि जो बॉडी का काम है उसको उससे जो है जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करना वो कर नहीं पा रहा है। कोई बीमारी है, कुछ भी है इस टाइप इसकी वजह से वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है बदन में, इंतजाम नहीं सही हो पा रहा है, जिसके कारण जो है बच्चा जो है अंडर न्यूट्रिशन मालनरिश्ड हो जाता है। या ये है कि बदन तो अपना काम सही कर रहा है मगर उसको कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वो जो चीज़ जज्ब हुआ बदन में उसका लॉस हो जा रहा है, जैसे कि कहीं ब्लीडिंग उसको हो रही, तो ब्लीडिंग के कारण कोई कट फट गया, कोई अल्सर है, कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ है जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशन लिया हुआ सब बर्बाद चले जा रहा है, तो इस कारण से भी अंडर न्यूट्रिशन में जाएगा बच्चा। अब ये एक दूसरा जो ओवरवेट या ओवर न्यूट्रिशन यानी हर वक्त खाता पीता रहता है, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया, इस चक्कर में क्या होता है कि ओवरवेट हो जाता है बच्चा, ओबेस हो जाता है, मोटापा बढ़ता जाता है। तो ये ओवर डाइट के कारण ऐसा होता है। तो हम जान चुके हैं इस बात को कि कुपोषण में दोनों चीज़ें आती है, बहुत ज़्यादा ले रहा है तो भी और बहुत कम मिल रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा, दोनों को इसमें शामिल किया गया है। मगर आमतौर से फोकस जो होता है अंडर न्यूट्रिशन को ज़्यादा होता है। ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अंडर न्यूट्रिशन उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, जो जिनको कम मिल पा रहा है, जिसके कारण जो है उनको बीमारियां हो रही। इस स्लाइड में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो हमने बताया अभी माल न्यूट्रिशन, इसको कैसे कैसे इसको दो भाग में पहले डिवाइड किया गया, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। फिर अंडर न्यूट्रिशन से क्या क्या हो सकता है, कैसे हम उसको पहचानेंगे कि हमारा बच्चा अंडर न्यूट्रिशन जा रहा है या ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है। जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया आपको कि एक तरफ जो है मोटा सा बच्चा है, दूसरी तरफ पतला दुबला सा है। ये जो दूसरी तरफ अंडर न्यूट्रिशन, इसको हम ऐसे से पहचानते हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि इसमें अंडर वेट हो जाए बच्चा, यानी उसका जो एज है, एज के अकॉर्डिंग उसकी वेट पूरा नहीं हो पा रहा। कितना पूरा नहीं हो पा रहा इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट में ये बता दूं कि उसका जो एक्चुअल उसका जो आइडियल उसका वेट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये अंडर वेट हो रहा है। अंडर वेट होना ये जो है अंडर न्यूट्रिशन की वजह से है। तो एक कारण ये, एक तो ये किस्म होगी उसकी। दूसरा है कि स्टंटिंग, यानी जो बच्चे की हाइट होनी चाहिए उसके एज के अकॉर्डिंग वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है ये भी मालनरिश्ड बच्चा है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे बच्चे का जो वजन सही है कि नहीं है, हमारे बच्चे का जो ग्रोथ यानी उसकी लंबाई जितनी होनी चाहिए उतनी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये चीज़ निगहदाश्त रखनी पड़ेगी। उसके अलावा एक होता है वेस्टिंग, यानी जितना वो हाइट है उस बच्चे की, उस हाइट के अकॉर्डिंग जो है उसके मुताबिक उसका वजन भी है कि नहीं, उसको वेस्टिंग में कहते हैं। नहीं है, लो जा रहा है तो उसको वेस्टिंग कहते हैं। एक चीज़ और आती है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे कि विटामिन से हैं, जितनी भी विटामिन की किस्में हैं वो जो है कम मकदार में रखते हैं, इसलिए उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ये जो है इसमें भी कमी हो जाती है, कभी विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, सी की कमी, डी की कमी, इस तरह बहुत सी कमियां होती हैं। तो इसके कारण भी अंडर न्यूट्रिशन का शिकार होता है बच्चा। और ओवर न्यूट्रिशन में यही कि बहुत ज़्यादा वेट उसका, यानी जितने वेट होना चाहिए उसका आइडियल उतना न होकर के उसका बहुत बढ़ा हुआ है, ओबिस हो गया है, तो ये भी माल न्यूट्रिशन का एक, इसको डायग्राम की तरह से समझाने की हमने कोशिश की। अब एपिडेमियोलॉजी यानी हमारे हिंदुस्तान की क्या स्थिति है इस वक्त, हमारे बच्चे जो हिंदुस्तान के हैं उसका क्या क्या स्थिति है, उसको इसमें बताया गया कि हमारे बच्चे जो खासतौर से 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, 5 साल के एज के कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें जो मौतें हो रही है उसमें से 45% यानी 45% जो बच्चे की मौतें हो रही हैं वो माल न्यूट्रिशन के कारण और अंडर न्यूट्रिशन के कारण हो रही है। एक सर्वे है, इंडिया का सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 2015-16 का ये सर्वे है। उसने
5 ईयर्स के कम बच्चों को, कम उम्र के बच्चों का इसमें सर्वे है। उस सर्वे के मुताबिक ये है कि 36% बच्चे जो हैं अंडरवेट हैं। हमारे हिंदुस्तान के 36% बच्चे जो है अंडरवेट जा रहे हैं और 38% बच्चे जो हैं वो स्टंट है, यानी उसकी हाइट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, नॉर्मल हाइट उसकी नहीं है। इसमें 38% बच्चे आते हैं और 21% बच्चे वो हैं जो दुबले पतले से, वेस्टिंग यानी वेस्टेड बच्चे हैं, वो उनका लिन थिन बच्चे हैं, बहुत कमजोर से। ये यहाँ उसको चार्ट के जरिए से हमने दिखाने की कोशिश की है कि अंडरवेट 36%, स्टंट 38% और वेस्टिंग जो है 21%। इसके कॉज क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन किस वजह से हो सकता है? बहुत से कॉज हैं इसके, इसको बहुत शॉर्ट में हमने, क्योंकि ये आम लोगों के लिए प्रेजेंटेशन है जो समाज के हर कोई इसको समझ पाए। तो यहाँ पर सिर्फ ये डिजीज, कोई बीमारी है तो बीमारी के कारण जो है बहुत हमारा जो एनर्जी लॉस हो जाता है। हम जो कुछ सेवन कर रहे हैं वो बच नहीं पाता है बॉडी में और वो निकल जाता है, जिसके कारण जो है आदमी मानना शुरू हो जाता है, बच्चा मानना शुरू हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। या ये है कि हमें जितनी ग़िज़ा मिलनी चाहिए उतना हमें मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं जिसके कारण कुपोषण हो सकता है। उसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ अलामत हैं जिसको आप देख करके कोई भी उसको पहचान सकता है कि ये बच्चा मालनरिश्ड है कि नहीं है, हमारा बच्चा कुपोषण का शिकार है कि नहीं है। उसमें कुछ सिम्टम्स यहाँ दिखाए गए, जैसे कि मिसाल के तौर पर उसका वेट बहुत कम है। तो इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कितना कम होना चाहिए, ये गाइडलाइन भी है इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझा जाए कि वेट का कम होना ये भी एक मालनरिश्ड चाइल्ड की एक अलामत है उसकी, उसको आप पहचान सकते हैं, कोई भी उसको पहचान सकता है देख करके। या उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो ये भी माल न्यूट्रिशन के कारण होता है। और इसके अलावा हेयर यानी बाल को देख कर के माँ बाप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बच्चे में ग्रोथ कैसी हो रही है। बाल बहुत पतले से हैं, गिर जाते हैं, बड़ी आसानी के साथ टूट जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो है कि बच्चा जो कुपोषण का शिकार है। या उसका जो मसल मास है, मसल यानी उसके जो गोश्त पोस्ट है उसमें बहुत कमी है, दुबला पतला सा है, तो ये भी माल न्यूट्रिशन की वजह से। नाखून को देख करके भी माँ अंदाजा लगा सकती हैं कि नाखून बच्चे का कैसा है। नाखून का एक कुदरती, जो आप नॉर्मल नाखून देखते हैं उसमें एक उभार सी होती है, चमक है उसमें। एक माल न्यूट्रिशन का शिकार अगर बच्चा होगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी नाखून में बिल्कुल चिपटा सा हो जाता है, या उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं और नाखून टूट टूट के गिरने लगते हैं। ये चीज़ अगर दिख रही है किसी बच्चे में आपको तो यहाँ होशियार हो जाना चाहिए, उसको अलर्ट होना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए कि बच्चा उनका कुपोषण का शिकार है। इसके अलावा वीकनेस, कमज़ोर बच्चा सा है, तो ये तो देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे। उसके अलावा शिकायत करता दर्द की, कि जॉइंट्स में हमारे पेन होते रहते हैं, तो ये अलामत है, ये निशानी है कि उसको कोई बीमारी है और वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। डॉक्टर से मिलना चाहिए ऐसी सूरत में। बच्चा बहुत ज़्यादा वो थका हारा हमेशा रहता है, कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता, पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता है, कोई काम दे दिया जाए तो वो सही से कर नहीं पा रहा उसको। ये सारी चीज़ें जो है हमें बताती हैं कि बच्चा जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है, उसको जो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अब हम कैसे माल न्यूट्रिशन को असिस्ट कैसे करेंगे, उस पर हम उसकी तरफ चलते हैं। माल न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पहले बताया कि है तो दोनों चीज़ें, कि इसमें ओवर न्यूट्रिशन भी आता है और अंडर न्यूट्रिशन आता है, लेकिन ज़्यादातर फोकस इसी पर ज़्यादा होता है क्योंकि आवाम को बताना यही है, इससे आप पहचान भी पाएंगे, और ओवर न्यूट्रिशन को शायद आप न पहचान पाएँ, इसलिए इसी पर ज़्यादा फोकस भी किया गया है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, अंडरवेट हो जाएगा बच्चा, यानी जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं होगा, या उसका जो एज के अकॉर्डिंग जो है उसका वेट कम होगा, या उसकी लंबाई एज के अकॉर्डिंग कम रह जाएगी। अंडरवेट किसे कहते हैं उसको यहाँ पर बताया गया। अंडरवेट जो है एक, मैं बार बार पीछे भी कहा कि इसको मैं बाद में जिक्र करूंगा कि कैसे समझेंगे कि अंडरवेट है। तो इस पर WHO की गाइडलाइन है। WHO के गाइडलाइन के हिसाब से यह है कि बच्चे का वजन उसके एज के अकॉर्डिंग कम हो, और कितना कम हो, लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक चार्ट है, ये आपको मिल जाएगा नेट पर, कहीं से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई माँ बाप को अपने पास रख सकते हैं। उसमें हर बच्चे की उम्र के हिसाब से एक उसका वेट दिया हुआ है, तो उसमें कई स्टैंडर्ड डिवीजन, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन, सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन, थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन, और उसका मीन भी बताया गया। उसके अलावा माइनस की तरफ, ये माइनस की बात चल रही है, माइनस फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन, -2 स्टैंडर्ड डिवीजन, -3 स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब दिया हुआ उसमें। तो ये कह रहे हैं WHO वाले कि इसमें जो है अगर बच्चा
माइनस में जा रहा है, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के इसका जो रेंज है उसमें जो माइनस वाले की तरफ जा रहा है बच्चा, तो ये जो है इसको अंडरवेट कहेंगे। इसको मैंने शेयर भी किया है, उसको आप वहां से भी देख सकते हैं वो चार्ट को। अब ये जो अंडरवेट है, अंडरवेट वाले वो वेस्टेड भी हो सकते हैं और स्टंट भी होते हैं, यानी उसकी लंबाई भी कम रह सकती है और उसके एज के अकॉर्डिंग भी उसकी हाइट वो वेट कम हो सकता है, दोनों इसमें शामिल होते हैं। दूसरी आती है स्टंटिंग, जो मैंने कहा कि उसकी हाइट जो है कम रह जा रही है, बोना सा बच्चा रहा है, नाटा हो रहा है, यानी उसका कद सही नहीं है, उसका कद कम है। इसमें भी वही डेफिनेशन वही है कि इसका जो एज के हिसाब से उसका जो उसकी हाइट है वो लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसको स्टंटिंग कहेंगे, स्टंटेड बेबी कहेंगे। इससे एक चीज समझ में ये भी आ जाती है कि हम इसको देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे को कैसी बीमारी है, अभी फिलहाल में कोई बीमारी हुई है जिसके कारण ऐसा हुआ है, या यह है कि बहुत लंबे अरसे से उसको कोई बीमारी है, इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं स्टंटिंग का आपको मिल रहा है अगर, तो समझ लीजिए कि ये बच्चा हमारा जो है क्रोनिक कोई बीमारी में फंसा है, या उसको बहुत लंबे समय से उसको भोजन सही नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण इसको हुआ, क्योंकि हाइट 1-2 दिन में कम नहीं होती, एक लंबे जमाने से उसको माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, कुपोषण का शिकार होगा, तभी उसकी हाइट कम हो सकती है। तो ये क्रोनिक बीमारी को बताती है, या क्रोनिक इस चीज को बताती है कि बहुत दिनों से इसको डाइट सही नहीं मिल पा रही, ये स्टंटिंग। आगे आता वेस्टिंग। वेस्टिंग में ये है कि इसकी जो एक हाइट है, हाइट को सिर्फ देखते हुए, इसकी हाइट को, उसकी एज को नहीं देखते, उसकी कितनी हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग भी WHO ने उसकी वो वेट को बताया। वो भी अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से माइनस की तरफ जा रहा है, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन या उससे नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो जो उसको वेस्टिंग कहेंगे। ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये एक्यूट कोई चीज हुई है इसको, अभी फिलहाल में इसको कोई मर्ज हुआ है, यानी इसको चंद दिनों से, जैसे उसको डायरिया हो गया, कोई बीमारी हुई है, उसमें जो फ्लूइड लॉस हुआ है जिसके कारण जो है इसका वेट कम हो रहा है, तो यह एक्यूट टाइप की डिजीज इसमें इससे समझ में आती है। ये आप डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं कि जैसे इसमें लेफ्ट साइड में जो दिखाया गया जो बच्चा, ये नॉर्मल है। दूसरा जो है लेफ्ट साइड से वेस्टिंग, यानी इसका जो लो वेट है फॉर हाइट, हाइट जितनी तो इसकी ठीक है, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल थिन है, पहले वाले के बनस्पति देखे तो ये बच्चे का इतना वेट नहीं है जितना होना चाहिए, तो इसी वजह से ये वेस्टिंग। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बच्चा है, ये इसकी हाइट जो है, जो ऊपर जो लाइन दिखाई गई है उस लाइन से काफी नीचे है, इसका मतलब यह है कि इसकी हाइट जो इतनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई, इसके एज के अकॉर्डिंग इसकी हाइट कम रह गई है, तो यह स्टंटिंग है। और अंडरवेट ये है कि जो ये बच्चा जितना है, जितने इसकी हाइट दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग इसके एज के हिसाब से जो है इसकी वेट जो है कम है, लो वेट। अब ये भी जानना जरूरी होता है कि किस उम्र में कितने बढ़ोतरी हो सकती है, ये जानना माँ बाप के लिए बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि 2 साल के बच्चे को आप 4 साल वाले ग्रोथ का आप उम्मीद करके बैठ जाएं, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हर एक एज के का भी वो है कि कितनी एज में कितना होता है, उस पर हम अब बात करेंगे। पहले हम एज ग्रुप को जान लेते हैं। मॉडर्न पैरामीटर्स के हिसाब से अगर जाने तो जो बच्चे होते हैं हमारे 28 दिन तक, उसको न्यूबॉर्न बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है 1 साल तक उसको जो इन्फेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद 1 से 3 साल को टोडलर, उसके बाद 3 से 6 साल के बच्चे को, फिर स्कूल एज 6 से 12 साल, फिर आता है एडोलेसेंट, नौजवानी का जो उम्र है वो, उसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, इसको अर्ली और मिडिल और लेट। फिर उसके बाद हम देखें तो हमारा जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये इस बारे में क्या कहता है, तो इसमें भी काफी तफसील के साथ उम्रों पर बहस की गई इसमें, और उम्रों पर बताया गया किस उम्र में बच्चे की क्या अलामतें मिलेंगी, कितना उसमें ग्रोथ होगा, वो तफसील के साथ हमारे यूनानी मेडिसिन में भी इसको बताया गया है। तो इसमें कुछ दर्जाबंदी मैंने सब यहाँ जिक्र नहीं किया, बस थोड़ा सा जिक्र किया है। पोस्टनेटल यानी जब से बच्चा पैदा हो रहा है तभी से हमने जिक्र किया, हालांकि बच्चे की जो ग्रोथ है वगैरह वो माँ के शिकम से ही शुरू हो जाता है, गर्भ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हमने उसकी पैदाइश के बाद से यहाँ लिखा है। और यूनानी में काफी इसको तफसील के साथ बयान किया कि किस उम्र में बच्चा चलेगा, किस उम्र में बच्चे के दांत निकलेंगे, किस उम्र में बच्चे के दांत गिरेंगे, किस उम्र में बोलना सीखेगा, किस उम्र में वर्ड बोलेंगे, किस उम्र में वो सेंटेंस बोलना सीख जाते हैं, वो सब को तफसील के साथ हमारे यूनानी मेडिसिन में बताया गया। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये 2 लफ्ज बोले जाते हैं और दोनों के 2 अलग अलग मीनिंग हैं, कभी कभी एक ही जगह पर बोल दिए जाते हैं लेकिन दोनों के अलग अलग वो है। ग्रोथ आमतौर पर वहां बोलते हैं जैसे कि जहां पर साइज में कोई चीज बढ़ रही है, जैसे हाथ हमारा बड़ा होता है, बच्चे का जो है जैसे जैसे बढ़ता है उसके हाथ पांव बड़े होते हैं, उसका सर बड़ा होता है, उसका जो सीना का जो सर्कमफेरेंस है वो बड़ा होता है, तो ये चीजें जो ये ग्रोथ कहलाती हैं। और एक होता है कि जैसे कि उसमें
कुव्वत आना, उसकी ताकत में इजाफा हो रहा है, उसकी समझदारी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये डेवलपमेंट कहलाता है। तो ग्रोथ जो होता है हमारे एक वक्त के बाद जाकर ये रुक जाता है। ग्रोथ एक उम्र के बाद, एक उम्र में पहुंचने के बाद फिर वो ग्रोथ नहीं हो पाता, फिर वहाँ क्या डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो है वो लाइफ पूरी, जब तक आपको जिंदा रहना है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है किसी न किसी तरीके से, बहुत तरह के ग्रोथ और बहुत तरह के डेवलपमेंट। मगर मैं सब पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं उन चीजों को टच करूंगा यहाँ पर जो आम तरीके से लोग समझ जाएं, ये उनके लिए खासतौर से चूंकि प्रेजेंटेशन है, उसी को यहाँ पर बताया गया जो मैंने आपको बताया, उसी वही चीजें हैं यहाँ पर। अब असेसमेंट कैसे करेंगे ग्रोथ का, उस पर चलते हैं। यानी सोमेटिक ग्रोथ यानी जिस्मानी ग्रोथ, आमतौर से 18 साल तक जो हमारी ग्रोथ, जो बच्चियां हैं यानी लड़कियां हैं, उनकी 18 साल तक ग्रोथ तकरीबन मुकम्मल हो जाती है, यानी उसके बाद फिर उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आती, बहुत मामूली रेयर किस्म में आती है। और जो बॉयज हैं 20 से 25 साल, 20 से 22 साल तक उनके ग्रोथ होते हैं। बाज़ बुक में जो है 25 साल तक इसलिए कह दिया जाता है कि 25 साल तक ही बस जो कुछ होना है। यहाँ हमें ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी करना है बच्चों के ताल्लुक से, उसकी जो शुरुआती एज है बहुत अहम है। इसलिए कहा जाता है कि पहले 1000 दिन, यानी उसके पहले माँ की शिकम से, तो माँ की शिकम आप डायरेक्टली बच्चे को नहीं दे सकते, तो माँ को दिया जाता है उस वक्त, उसका न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है। उस पर भी हमारे प्रेजेंटेशन हो चुके हैं। तो अब जो है बच्चे का 2 साल का जो है, 2 साल बहुत अहम होता है। 2 साल अगर अच्छा हो गया तो आइंदा 5 साल 6 साल जो उम्र है उसकी अच्छी गुजरेगी। 5-6 साल आपने सही निगहदाश्त रखी तो नौजवानी सही होगी, नौजवानी सही है तो फिर बुढ़ापा भी सही होगा। इस तरह से हमारी ग्रोथ का मामला है वो 18 और 25 के दरमियान ही तक जो कुछ होना है, उसके बाद फिर जो मैच्योरेशन आता है, बस फंक्शनल मैच्योरेशन। ये ग्रोथ को इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिसका स्केलेटन ग्रोथ जल्दी हो जाता है उसका जो है बुलूगत भी जल्दी ही होती है, आमतौर से ये देखा जाता है। ये चीजें बोन एज को एस्टिमेट करने के लिए ये आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये इसको डॉक्टर से ही इसमें मूव करना पड़ेगा। वो डॉक्टर्स देखते हैं कि बोन का जो है उसका डेंसिटी कितनी है, उसके उसमें कितना ग्रोथ हुआ है उसकी उम्र के हिसाब से, ये वो देखते हैं। आम लोग इसको नहीं देख पाएंगे। आम लोगों के लिए आगे की चीज़ें आ रही हैं, जैसे दांत का मामला है। दांत का मामला बहुत आम होता है। ये माँ बाप को इसको जानना चाहिए कि किस उम्र में कौन से बच्चे के कौन से दांत निकल जाते हैं। दांत में अगर डिले हो रहा है, डेंटेशन डिले है, तो इसका मतलब उसको जो है कोई कमी है, या खासतौर से विटामिन डी की कोई कमी हो रही है। तो ऐसे में डॉक्टरों से मशवरा करना चाहिए उनको। इसलिए दांतों के नाम उन्हें पता होना चाहिए, बहुत आसान है इसमें। बच्चों के जो हैं शुरुआती दांत, जो दूध के दांत कहलाते हैं, प्राइमरी टीथ, वो 20 दांत होते हैं। उसमें सामने के जो 4 दांत हैं उसको इंसिजर कहते हैं। उसके बाद एक नोकीला सा दांत होता है, बड़ा मजबूत सा दांत होता है, उसी से हम किसी चीज को बहुत अच्छे से काट पाते हैं, उसको केनाइन कहते हैं। फिर उसके बाद चव्वा आता है, जिसको मोलर कहते हैं मेडिकल टर्म में। मोलर और प्रीमोलर, यही 2 दांत होते हैं। तो इस तरह से 20 दांत हो गए। तो किस उम्र में कौन से दांत निकलेंगे ये जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत ज्यादा डिले हो तो डेंटेशन में, तो इसमें डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। जैसे कि सामने के जो दांत होते हैं, दांत में भी देखेंगे आप तो पहले जो है लोअर जबड़ा, जो नीचे वाला जबड़ा है, उसमें पहले दांत निकलते हैं। उसकी जो क्योंकि एज बताया गया उसको 6 महीने से लेकर 10 महीने, ये मंथ में दिखाया गया। 6 महीने से 10 महीने तक, जो 6 महीने से 10 महीना, ये आप बाएं साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए, लोअर का वो बना हुआ है। तो इसमें 6 से 10 महीने में नीचे वाले जबड़े में दांत, बीच वाले दांत दोनों आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ऊपर वाले दांत, दोनों दांत निकल के आते हैं। फिर उसके बाद यानी 8 से 12 महीने के इसमें फिर जो साइड में उसके जो 2 दांत निकलते हैं, एक एक करके दोनों साइड में निकलते हैं, 9 से 13 महीने के अंदर में निकलते हैं। फिर नीचे वाले जबड़े में दोनों 2 साइड में दांत निकलते हैं 10 से 16 महीने के अंदर। यहाँ पर पूरा वो एज दिया हुआ है। फिर चौवा जो उसका 13 महीने से 19 महीने के इसमें निकल जाता है। ऊपर वाले में 14 से 18 महीने में आता है केनाइन। यहाँ के जो जब यहाँ आप देखेंगे कि बीच में थोड़ा सा गेप रह जाता है, यानी वो एक दूसरे दांत के लिए, उसी वही नोकीला वाला दांत, तो वो जो है 16 से 22 महीने में उसको निकल जाना चाहिए। और ऊपर वाले में 17 से 23 महीने की तरह निकलना चाहिए। अब एक चौवा रह जाता है आखिर में, वो निकलता है 25 से 30 महीने में या 25 से 31 महीने में, इसमें निकलता है। ये एक रफली एक आइडिया होना चाहिए कि कितने दिनों में हमारे बच्चों के दांत निकलना चाहिए। बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, 2 साल का बच्चा हो गया और पता चला कि अभी उसके सिर्फ 2 ही दांत निकले हुए हैं, ऐसे भी देखे गए। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। एक तो वो दांत है, दूध वाले दांत है। अब एक वो परमानेंट होते हैं, ये दांत तो जो है लाइफ टाइम तक रहते हैं, या बिल्कुल इसके बाद आपको दांत नहीं आना है, इसलिए इसको परमानेंट कहते हैं। इसकी भी एक उम्र बताई गई है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है एक चौवा टाइप का होता है, वो पहले निकलता है। यानी आप देखेंगे उसमें 6 से 7 साल में, ये साल में दिखाया गया, वो महीने में था, ये साल में, ये जो है वो निकलता है। इसी तरह से 6 से 7 साल, 8 से 9 साल में ये लेटर इंसिजन, इस तरह से यहाँ पर
सारे दांतों की जो है वो बताई गई। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से जो चीज बताई जा रही है ये बहुत अहम है, इसको लेंथ के अकॉर्डिंग बच्चे को वो करना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को देखे कि उसकी जो है, क्योंकि हमने पहले भी बात की इस पर कि इसकी हाइट में कमी रह जाए, तो यहाँ पर जो क्या है कि लेंथ को हमें असेसमेंट करते रहना है कि हमारे बच्चे की जो है लेंथ सही हो रहा है, हाइट उसकी सही है कि नहीं। तो इसमें रफली ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त 50 सेंटीमीटर का रहता है, और पहला साल पूरा होते होते वो 75 सेंटीमीटर का हो जाता है, और दूसरा साल होते होते वो 90 सेंटीमीटर का होता है, और 4 साल पे वो जो है 100 सेंटीमीटर का रफली हो जाता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है 50 सेंटीमीटर का रहता है, और जो एक साल में 75 सेंटीमीटर, और 25 का आधा कर दीजिए, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ पहले साल में, तो उसके तकरीबन वही 90 के आसपास पहुंच जाता है वो सेकेंड ईयर में। फिर इस तरह से वो 12 का आधा 6 कर लीजिए, और ये बताया गया आफ्टर डेट उसके बाद जो है 6 सेंटीमीटर जो है पर ईयर जो है टिल 12 ईयर्स तक ये जो बढ़ते रहते हैं। तो एक रफली आइडिया आपको मिल जाएगा कि हमारे बच्चे की ग्रोथ जो है हाइट सही बढ़ जा रही है कि नहीं जा रही। वेट का बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं, कभी भी वो घर में भी इसमें उसका वेट कर सकते हैं आप। जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मली उसका जो है उसका जो आइडियल वजन है 3 केजी होना चाहिए। उसके बाद जो है 10 दिन तक उसका जो है ब्लड वो फ्लूइड लॉस होता है, जिसके कारण जो है थोड़ा वेट कम होता है, 10% तक वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद फिर ग्रोथ शुरू होता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि 20 से 40 ग्राम जो है रोज वो जो उसका वेट गेन कर लेता है, ये 3 महीने तक चलता रहता है। फिर उसके बाद जो है 400 ग्राम जो है हर महीने में उसका इजाफा होता रहता है, यहाँ तक कि पहले साल पहुंचते पहुंचते 1 साल बच्चे का मुकम्मल होते होते उसका वेट 9-10 केजी का हो जाता है। बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और उसके बाद हर साल जो है 2-2 केजी, मिसाल के तौर पर 15 साल का बच्चा अगर हम मानते हैं तो कितना उसका वेट होना चाहिए कि हमने बताया कि 1 साल में 10 केजी, उसके बाद हर साल का जो 2-2 केजी यानी 4 दूना 8 यानी 18 केजी के आसपास का होगा। ये चार्ट डॉक्टर को फायदा करता है, खासतौर से जो पीडियाट्रिक होते हैं उसको मालूम होना चाहिए कि उसको कोई भी दवा देने से पहले उसका डोज कैलकुलेट करने के लिए, या माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि कितना वेट होना चाहिए। तो ये चीजें इसमें बताएगी। फिर उसके बाद 3-3 केजी जो होता है प्यूबर्टी तक। हेड सरकमफेरेंस ये भी कि बच्चे का जो है सर कितना ग्रोथ करता है, ये भी ये खासतौर से ये बहुत अहम है। ये इसलिए भी अहम है कि इसमें आप देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो हेड सरकमफेरेंस रहता है वो 34 सेंटीमीटर सीएम होता है, और 1 साल में ये 46 सेंटीमीटर हो जाता है, और दूसरे साल में तकरीबन 48 सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, और 12 साल लग जाते हैं 52 सेंटीमीटर तक पहुंचने। मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट ईयर है हमारा ये बहुत ही अहम है हेड के ग्रोथ के लिए। और हेड अच्छा ग्रोथ करेगा तो उसका मतलब उसमें दिमाग भी अच्छा होगा। तो मतलब कहने का ये है कि हमारा ब्रेन का ग्रोथ 2 साल में ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, और बाकी तो बहुत कम होता है। फिर इसके बाद आता है चेस्ट सर्कमफेरेंस यानी सीने की जो गोलाई है उसको नापते हैं। ये बर्थ के वक्त जो है तकरीबन 3 सेंटीमीटर कम रहता है हेड सर्कमफेरेंस से, यानी 34 है तो वो 31 रहता है, और 1 साल पूरा होते होते वो तकरीबन बराबर हो जाता है, यानी 46-47 के आसपास पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद जो है फिर ये चेस्ट सर्कमफेरेंस बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, और फिर हेड सर्कमफेरेंस उस तरह से नहीं बढ़ता। फिर ये आर्म का जो सर्कमफेरेंस है उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है। इसको भी बहुत अहमियत दी गई है किसी मानलेस बच्चे को जांचने के लिए, खासतौर से मरसमस और क्वाशकर के उसमें सूरत में, वहां पर तो इसको जरूरी कर दिया है WHO का गाइडलाइन है। उसके अलावा BMI होता है, यानी बॉडी का वेट उसको देखने के लिए होता है। ये भी एक तरीका है, यहाँ जिसका फार्मूला बताया गया कि वेट को केजी में कीजिए और हाइट को मीटर में और मीटर स्क्वायर में कीजिए, और उसका वो निकल के आएगा। उसका एक पूरा फार्मूला है। ये चार्ट है जो WHO ने जारी किया है, कि इसमें चार्ट को देखते हैं आप पता कर सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है ये इसका वेट बताया गया है कि कितना वेट है, और ये जो ब्लू कलर में नीचे की तरफ है ये उसकी उम्र है, 5 साल के बच्चे का है ये। और जो लाइनें दिख रही हैं 5 लाइनें जो सीरियल से हैं, सबसे नीचे वाली लाइन जो है ये 3rd स्टैंडर्ड परसेंटाइल को बता रहा है। तो बच्चा अगर तो ये इसका जो आपको ये लाइनिंग को मिलाएंगे, मैच करेंगे, तो आपको सही जो है उसका वजन और वो वजन पता चल जाएगा इसमें। अब अगर बच्चा जो है तीसरी लाइन से नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे जो है जो मालन्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। ये कोई भी माँ बाप को चाहिए कि ऐसे इस चार्ट को अपने घर में रखें और अपने बच्चे को एसेस करते रहें कि उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसकी हाइट कैसी है। हाइट पर भी है, सब पर इसमें WHO का वो है, हाइट पर भी है।
इसमें भी वो जो है उम्र के हिसाब से कितनी हाइट होनी चाहिए वो इसमें बताया गया। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की जो बात की थी कि ये जो पूरा चार्ट दिया हुआ WHO का, यहाँ पर हर उम्र के हिसाब से उसका वो बताया गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना हमारे बच्चे का होना चाहिए, इससे आप बच्चे के ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि हमने इस पर भी बात की कि जो अंडर वेट कब कहेंगे, इस पर हमने बात की, और कि उसका जो डेफिनेशन के हिसाब से WHO ने बताया उसके हिसाब से यहाँ बताया गया। और ये भी बताया गया कि अंडर वेट अगर कोई बच्चा जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको एक्यूट और क्रोनिक दोनों टाइप के डिजीज हैं, इस पर और करना चाहिए। और अगर स्टंटिंग हो रहा है तो इस सूरत में क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का शिकार है, क्रोनिक यानी लंबे समय से वो बीमार है या उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। वेस्टिंग में यह है कि एक्यूट, अभी हाल फिलहाल में जैसे हमने पीछे बात की थी, जैसे डायरिया हो जाए किसी को, फ्लूइड लॉस बहुत अच्छा खासा हो जाता है उसमें, इस सूरत में वो जल्दी के साथ उसका वेट घट जाएगा। डिग्री ऑफ फेलियर तो अब यह है कि कितना घटा, कितने में हमें क्या करना चाहिए, इसका भी एक असेसमेंट कर सकते हैं आप। जैसे इसमें ये बताया गया कि नशोनुमा फेलियर टू ग्रोथ यानी नशोनुमा कितनी हुई है कितनी नहीं हुई, आप उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मेन जो बताया गया जो स्टैंडर्ड, उससे आप उसको परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज जैसे आम परसेंटेज निकाल लेते हैं उस तरह से आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि आप जो है जो बच्चे का वेट अगर निकालना है तो वेट जो है वेट ले लीजिए और जो स्टैंडर्ड वेट है उससे उसको डिवाइड कर दिया, उसको 100 से जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत आराम, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मामूली सी अगर पढ़े लिखे हैं 5 तक भी पढ़े हुए तो वो आराम से इस बच्चे का वो असेसमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं इसमें। तो इसमें ये अंदाजा लगा लेंगे उनके बच्चे में जो ग्रोथ कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। तो अगर उसको निकाले परसेंटेज के, अगर 60% से कम जा रहा है तो सीवियर में जा रहा है, सीवियर माल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी वेट का फिर हाइट का एक तीसरी कॉलम में फिर वेट के हिसाब से। तो बड़ी आसानी के साथ कितना नशोनुमा में कमी हुई, क्योंकि उसमें बांटना पड़ता है कि मामूली है, बहुत ज्यादा है या बहुत ही ज्यादा है, उसको हम इसके वो कर सकते हैं कैटेगरी। कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे, तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसको हम 3 हिस्से में उसको बांट सकते हैं, माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर। 3 हिस्से में हम कर सकते हैं। सीवियर में जैसे कि मरसमस क्वाशकर इस तरह के मर्ज हो जाते हैं। सीवियर को आमतौर से घर में इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, घर में उसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सीवियर जब हो जाता है उसमें बहुत तरह की बीमारियां और पैदा हो जाती हैं। आमतौर से ऐसे बच्चे जो है कोई ना कोई इन्फेक्शन डिजीज उनको जरूर होगा, चाहे टीबी हो जाए, चाहे डायरिया हो जाए उसको, या उनको जो है निमोनिया हो जाए, इस टाइप की कोई ना कोई बीमारी रहती है जो आप घर पे उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऊपर के 2 जो हैं उसको हम घर में मैनेज कर सकते हैं, माइल्ड और मॉडरेट। यानी आपको जो मैंने चार्ट दिखाया पीछे, उस चार्ट को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर किस टाइप का है। अगर माइल्ड मॉडरेट यानी मामूली है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको आप घर में मैनेज कर सकते हैं डाइट के थ्रू। ग्रोथ को क्या क्या चीजें हमारी इफेक्ट करती हैं, सबसे पहले जेनेटिक ग्रोथ है वो इफेक्ट करती है। माँ बाप ही का कद छोटा है, उन्हें वो मानना कद छोटा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी छोटे होंगे। हार्मोनल इन्फ्लुएंस यानी कुछ हार्मोन का भी दखल होता है इसमें। न्यूट्रिशन जिस पर हम बात ही कर रहे हैं, न्यूट्रिशन सही नहीं मिले वो भी ग्रोथ को हमारे इफेक्ट करता है। इन्फेक्शन, कोई बीमारी है, उनको इन्फेक्शन डिजीज है, तो वो भी बच्चा का ग्रोथ सही नहीं होगा। कोई केमिकल एजेंट ले रहे हैं या क्लाइमेट, माहौल का और कल्चर का, ये सब चीजों का हमारी ग्रोथ पर वो फर्क पड़ता है। पेरेंटल एजुकेशन ये बहुत अहम होता है हमारे न्यूट्रिशन की, इसमें माल न्यूट्रिशन के शिकार में, कुपोषण के शिकार। माँ बाप अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सूझबूझ रखते हैं, तो वो बच्चे का सब चीज का ख्याल रखते हैं। जितनी बातें हमने आपको बताई इसमें आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि इसमें कितना जानकारी लेना बहुत जरूरी है अपने बच्चे के सही भविष्य के लिए, उसके अच्छे ग्रोथ के लिए, उसके अच्छे नशोनुमा के लिए, उनकी लाइफ अच्छी बने, वो अच्छा हेल्दी रहे, उसके लिए माँ बाप का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में, खासतौर से सही सफाई के बारे में। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है, ये चीजें हमारी ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। कुछ डिजीज हैं जिसका हमने जिक्र किया, जैसे कि मरसमस है, क्वाशकर है, ये सब बीमारियां होती हैं माल न्यूट्रिशन। मरसमस क्वाशकर, उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस, कंजेंटाइल जीरोसिस, बिटोट स्पॉट, रिकेट्स, ये बीमारियां हैं जो बच्चों को हो सकती हैं। इसमें से थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे। अब चूंकि हमारा जो मकसद है डाइट के थ्रू से चूंकि वो करना है, तो हमने पहले भी बताया कि हम सिर्फ उन बच्चों का डाइट पर भरोसा कर सकते हैं कि जो बच्चे जो माइल्ड या मॉडरेट टाइप के। अगर वो सीवियर टाइप के मालन्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, तो हम ऐसे बच्चे को घर में नहीं रोके रखेंगे, उसको फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और उसको डॉक्टर से दिखाएंगे। तो ये जो है, हालांकि ये सिर्फ ये सबके लिए है, चाहे वो मालन्यूट्रिशन चाइल्ड हो या नॉर्मल लोग, उनको सबको हमारी डाइट में क्या क्या होता है वो हमने बताने की कोशिश की। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और वाटर, ये हमारे जो है हमारे डाइट में होता है ये नॉर्मली। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कोई अगर मान लें चाइल्ड को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, तो
सिर्फ दवा देने से वो बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा। उनका ये पहले हमें ये भी देखना जरूरी है कि उसको डेली लाइफ में उसको जो जरूरी ग़िज़ाएं हैं वो मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, जितना उनको रिक्वायरमेंट बदन का वो सबको मिल पा रहा है कि नहीं। तो ये हम मालनरिश्ड चाइल्ड के लिए जरूरी है, आम लोगों के लिए भी जरूरी है। हम जो लेते हैं उसमें से हमें क्या मिलता है, उससे जो हम खाते पीते हैं, जो हम सेवन करते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो उसमें 4 किलो कैलोरी इससे हासिल होता है। प्रोटीन अगर लेते हैं 1 ग्राम तो उसमें 4 किलो कैलोरी होता है, और अगर फैट लेते हैं तो 9 किलो कैलोरी उससे हासिल होता है। हम जो आमतौर से जो इंडियन डाइट है हमारा, उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है वो 65% से 80% होता है अमूमन, और प्रोटीन जो है 7 से 15% होता है, और फैट जो है 10 से 30%। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है इसमें डेटा के हिसाब से, लेकिन इसमें ये बताया कि हमारा आमतौर से इसी के आसपास ही रहता है। ये हम कितने उम्र के बच्चे को कितनी डाइट की जरूरत है, कितना जितनी डाइट यानी न्यूट्रिशन की जरूरत है, जितनी एनर्जी की जरूरत है, उस हिसाब से हमें डाइट देना पड़ेगा उसे। जैसे 1 साल 3 साल का बच्चा है और मेल है वो, तो उसको 910 कैलोरी की जरूरत है। अब 910 कैलोरी उसे कैसे मिलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको वो हिसाब से डाइट दें। 4 से 6 साल का बच्चा है, उसको 1200 से 1230 कैलोरी ये बॉयज को, और मेल को जो 1200 इतना चाहिए होता है। 6 से 7 साल का बच्चा उसको 1510 से देना होता है बॉयज है तो, और अगर गर्ल्स है तो 1400 किलो कैलोरी एनर्जी उसके लिए काफ़ी है। 8 से 10 साल का है तो उसको 1750 किलो कैलोरी उसको देना होता है, और अगर लड़कियां हैं तो उसको 1630। इस तरह से ये सब बताया गया इसमें। 16 से 18 साल का है तो 360 किलो कैलोरी ये बॉयज में, और लड़कियों को 2450। एक आम कैलकुलेशन भी हमने ऊपर बताने की कोशिश की है, जैसे इतना याद नहीं रहे चार्ट में, तो चार्ट के हिसाब से 10 केजी का बच्चा है तो उसको आमतौर से एक मान के चले कि उसको 1000 किलो कैलोरी काफ़ी है उसके लिए। और 10 से 20 केजी का अगर है तो 10 केजी, एक तो 1000 ऊपर वाला हो गया, उसके बाद हर किलो 50 जो है कि हर किलो पर 50 जो है किलो कैलोरी जो उसको इसका इजाफा करते चलिए। जैसे मिसाल के 15 केजी का बच्चा है तो 1250 बनेगा उसका, 1000 तो वही हो जाएगा, और 5 किलो का 250, यानी 1250 उसके रफली आप वहां तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से अगर 20 से ऊपर का बच्चा 20 केजी से, तो उसके लिए बताया गया कि 1500 किलो तो उसके कैलोरी चाहिए। उसके अलावा 10 से कितना ज्यादा हो रहा है, 10 से यानी मान लीजिए कि एक बच्चा है और उसका वेट जो है 30 केजी आ रहा है, तो 1500 तो वो हो गया, और उसके अलावा जो 20 केजी इजाफा हो रहा है उसमें जो 20 के किलो कैलोरी के हिसाब से बढ़ाना है इसमें, तो 1700 किलो कैलोरी आप यहाँ के हिसाब से मैच करेंगे तो वो मिल जाएगा तकरीबन। यानी 30 केजी का बच्चा है तो तकरीबन उतना ही इसको चाहिए होता है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें भी कर सकते हैं, और बाकी इसका चार्ट भी बना होता है, उससे हम कैलकुलेट करके ये हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो हम सेवन करते हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम मिल्क ही ले रहे हैं तो 100 ml अगर मिल्क लिया हमने तो अलग अलग मिल्क में अलग अलग दिखाया। जैसे काउ मिल्क है, इसमें 100 ml है, आधा गिलास आपने लिया तो इसमें जो एनर्जी कितना मिल पाया 73% दिखाया गया इसमें। प्रोटीन उसमें कितना है, सब कुछ का कार्बोहाइड्रेट कितना मिला, सब कुछ इसमें। ये चार्ट आपको आसानी के साथ नेट पर भी अवेलेबल है, वहां से आप हासिल करके अपने बच्चे का जो है डाइट तय कर सकते हैं कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें और किस तरह से हम क्या दे सकते हैं। ये भी उसी का हिस्सा है। यहाँ एक चार्ट बना करके भी दिखाया गया है, जैसे आपके घर में क्या क्या होता है, आपको उसके हिसाब से कि आपके घर में चावल बन रहा है या रोटी बन रही है तो उसके हिसाब से कितनी रोटी बच्चे को आप दे रहे हैं, या सब्जी बन रही है क्या है, उसके हिसाब से आप एक चार्ट बना लीजिए कि हमें बच्चे को किस तरह से क्या क्या देना है। हर डे के हिसाब से भी आप चार्ट खुद बना सकते हैं अपने घर के हिसाब से। अब स्पेसिफिक डाइट जो है, अब चूंकि हमने बात की थी कि बहुत सी बीमारियां होती है, माल न्यूट्रिशन पर हमारी गुफ्तगू चल रही है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसमें जो है खासतौर से जो बीमारी है जैसे मरसमस है, क्वाशकर है, या मर्स में क्वाशकर है, ये जो है प्रोटीन एनर्जी की कमी की वजह से आमतौर से ये बीमारी होती है। तो हम जो है सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट पर ही बात करेंगे, उसी का पर डाइट पर हम वो कर सकते हैं, और बाकी जो है जो सीवियर टाइप का है उसको हम घर में मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो एक बच्चा अगर मरसमस नहीं बल्कि तो मरसमस तो सीवियर डिजीज में आता है, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीवियर में से आता है। ये सिर्फ हम बताने की कोशिश की है कि इसमें जो है खासतौर से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में ये चीज़ें आती हैं। माइल्ड टाइप का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है अगर, तो ऐसे बच्चों को अगर आप 3 ग्राम पर केजी उसके बॉडी वेट के हिसाब से अगर पर डे अगर आप उसको प्रोटीन प्रोवाइड कर दे रहे हैं जैसे, तो वो काफ़ी है उस बच्चे को ग्रोथ के लिए, और वो अपना जो है अगर मामूली से अगर उसको वेट लॉस हो रहा होगा तो वो गेन कर लेगा। और प्रोटीन इसमें बहुत अहम होता है, और इसमें असेसमेंट ऐसे ही करेंगे कि जैसे ही आप उसको प्रोटीन देना शुरू करेंगे तो बच्चा वेट गेन करना शुरू कर देगा। तो यही उसका असेसमेंट करने का तरीका होता है।
कि हाँ इसको प्रोटीन की कमी है, आप प्रोटीन दे के देखिए उसको, वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेगा। अब प्रोटीन में हम देंगे क्या उसको? तो जैसे हमारे सिंपल, हमारे घर में, हर घर में अंडा वगैरह तो होता ही है उमूमन, तो अंडा हम दे सकते हैं। अगर दूध हमारे घर में आता है तो दूध हम दे सकते हैं, मीट है तो मीट दे सकते हैं, और इस तरह के सोयाबीन है वो भी घर बनता है, वो भी। दाल तो हर घर में बनती ही होगी, तो इसलिए दाल, इस तरह के हम मुख्तलिफ आइटम है उसको चेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ हमने वो सिर्फ बताया, लेकिन आप चाहें अपने घर में अलग अलग नाम से डाइट जो बनाते होंगे वो अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। चीज़ें ये होनी चाहिए, मिल्क का प्रोडक्ट ले लीजिए, कभी खीर बना लिया, कभी कुछ बना लिया, कभी वैसे मिल्क दे दिया, अंडे का फ्राई कर लिया, कुछ कर लिया, इस तरह से आप अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। सोयाबीन है उसको सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं। इस तरह से बच्चों को ये इस तरह से अगर हम देंगे तो जो है वो प्रोटीन की कमी नहीं होगी। सीवियर वालों को जो है हम हॉस्पिटल में मैनेज करेंगे, उसका एक गाइडलाइन है WHO का, 2013 का गाइडलाइन है, उसके हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। उसमें काफ़ी परेशानियां आ जाती हैं, इसलिए उसको घर में मैनेज नहीं कर सकते। ये दो बीमारियों का खासतौर से हमने जिक्र किया था, इसलिए उसका डायग्राम है ये। दोनों को प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है। एक जो है बहुत दुबला पतला सा, और एक बनिस्बत उसको देखा जाए तो ये थोड़ा सा इसका जो है पेट फूला सा है। दोनों ही मालन्यूट्रिशन का शिकार है। पहला बस दुबला पतला सा है, दूसरा वाला को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद ये हेल्दी बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको भी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हुआ। क्या है इसमें कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के कारण जो है इसको एडिमा डेवलप हो गया। पहले वाले को डेवलप नहीं हुआ एडिमा। मरसबस में यही होता है कि उसमें बच्चे को एडिमा नहीं होता है, बहुत दुबला पतला सा होता है, और तकरीबन वही चीज़ें इसमें भी होती हैं क्वाशकोर में। लेकिन इसमें जो एडिमा हो जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि बच्चा बड़ा हेल्दी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो भी मालन्यूट्रिशन का शिकार होता है, खासतौर पर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का शिकार होता है। ये कुछ डाइट्स हैं जो आप घर में दे सकते हैं, जिसमें अंडा है, दूध है, मछली है, गोश्त है, दाल है, सोयाबीन वगैरह सब दे सकते हैं। दूसरी बीमारी बहुत आम है जैसे कि विटामिन ए डेफिशिएंसी मालन्यूट्रिशन। तो इसमें कितनी बहुत सी डिजीज है, हमने सिर्फ थोड़ी डिजीजियाँ ली है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात को उसको धुंधला दिखेगा ना, रतौंधी उसको रात को सही से नहीं दिखेगा, या उसको कंजंक्टिवल ज़ीरोसिस हो जाती है, बेटोटिस्कोट। ये जो हमने डायग्राम दिया है इसमें, ये बेटोटिस्कोट का ही है। ये आमतौर से बच्चों को देखिएगा आप कि उसकी जो है एक धब्बा सा पड़ जाता है, उसके सफेदी में जो है, सफेदी जो हमारी आंख में होती है उसमें धब्बा सा मिलता है। ये देख करके बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं कि इस बच्चे को जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है। ऐसा अगर मिले आपको तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए। ये उसका डोज है, ये डोज हम जो है ये डोज को मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को कितना चाहिए। एक बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको 50 लाख जो है इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से विटामिन ए दिया जाता है। 6 महीने से 12 महीने का होता है तो उसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के दिया जाता है विटामिन ए, और अगर 1 साल से ऊपर का होता है तो 2 लाख दिया जाता है। तो हम इसको डाइट में चेंज करेंगे, ये तो वो रहा, हम इसको डाइट में चेंज करेंगे कि हम बच्चे को जब ये कमी आ रही है तो हम जो है किस तरह से विटामिन ए वाली डाइट को दे करके उसको कैलकुलेट करके बच्चे को वो करेंगे कि कितनी की जरूरत है हमारे बच्चे को। क्योंकि डेली इसमें इन्फेंट को 300 से 400 या माइक्रोग्राम उसको देना होता है, यानी ग्राम से बहुत कम है ये। तो इतना हम बच्चे को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और एडोलेसेंट को 750 माइक्रोग्राम देने की कोशिश करेंगे। यानी डायरेक्टली उसको इस फॉर्म में नहीं देंगे विटामिन ए, बल्कि हम डाइट में ले आएंगे उसको। डाइट ऐसे प्रोवाइड करेंगे कि उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी उसकी पूरी हो जाए। कहाँ से हमें ये मिल सकता है? ये जो प्लांट्स हैं, तो खासतौर से येलो प्लांट्स जो होते हैं या ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें ये मिलता है। आप गाजर खिला सकते हैं बच्चों को, सलाद में ले लीजिए उसको, या गाजर की सब्जी बना के दे दीजिए, तो उसमें काफ़ी मात्रा में जो है विटामिन ए मिल पाता है। तो अगर हम बच्चों को ये चीज़ प्रोवाइड कराएंगे तो वो विटामिन ए की कमी उसको नहीं रहेगी। ग्रीन लीव्स उसको देंगे, हरी सब्जियाँ उसको खिलाएंगे, तो या ऑरेंज। इसके अलावा टमाटर को तो हर घर में उसको यूज़ किया था, उसमें जो सलाद में बना के खिला दीजिए, सब्जी में डाल लीजिए। लीवर जो लोग वो हैं तो नॉन वेज हैं, वो लीवर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जानवर के लीवर हैं उसमें भी होता है। ये कुछ दिए गए हैं यहाँ पर कि इस तरह की डाइट जो है आप इस्तेमाल करें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी बच्चों को। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ये भी बहुत आम है। आज तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में नहीं बल्कि जवानों में भी बहुत आम हो गई, बिल्कुल ये एपिडेमिक हो गया इसको। लेकिन हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को जब एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। उसमें आप देखेंगे ये डायग्राम है बच्चों का, उसका जो बोन का ये इसका इफेक्ट बोन पर पड़ता है। आप देखिए बिल्कुल धनुष की तरह से इसके पैर टेढ़े मेढ़े से, बिल्कुल ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है ऐसा। अगर उसको वक्त पर विटामिन डी की दे दिया गया होता तो ये बच्चे जो है इस तरह से इसके
पाँव नहीं होते, बल्कि सीधे सीधे होते, वो अच्छे ग्रोथ करते। तो ये हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन इसको ज़रा सा ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण इतनी बड़ी बीमारी हो गई। अब इसका कभी सीधे होने वाले नहीं है, ये हमेशा वैसे ही रहेंगे। तो बहुत आसान था कि उस वक्त अगर हम विटामिन डी वाली इसको कोई बता दिया होता कि इसमें सिर्फ विटामिन डी की कमी है, अगर उस वक्त हमने बच्चों को दे दिया होता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। देख रहे टेढ़ी मेढ़ी हड्डी बन रहे हैं, बिल्कुल सही से खड़ा होने का हो नहीं पा रहा है इस तरह से। या आप देखेंगे कि बच्चे जो है आते हैं ओपीडी में और वो चल भी नहीं पाते हैं, वो 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे आते हैं, खड़े तक नहीं हो पाते हैं। ये क्यों होता है? ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? माँ बाप को इसको ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा कम से कम 1 साल 1.5 साल के अंदर कम से कम जो है चलने भी लगता है, खड़ा हो तो 1 साल पे हो जाता है। अगर कोई बच्चा ऐसा 2 साल का हो गया, खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, फौरन उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इसके में कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो वो चेकअप करके देख लेंगे आपको, और फिर वो सही वक्त पे उसको चीज़ मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है। माँ बाप को खास करके एक एक चीज़ को नोटिस करना है बच्चों की, कि कैसे वो क्या कर रहा है, कब रो रहा है, कब क्या बता रहा है, उसकी हर परेशानी को नोटिस करना है। तो हम सोर्स जो है इसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हम ले सकते हैं। इसमें गाजर का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, टमाटर वगैरह, इसमें भी विटामिन डी काफ़ी मात्रा में होता है। इसको हम इस्तेमाल करें तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। ये कुछ दिए गए हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें इसमें सनलाइट का बहुत अहम है। एक चीज़ यहाँ सनलाइट इसलिए हमें, और ख़ासतौर से ये जो हमारे जो शहरी बच्चे हों ये ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इसलिए कि उनको सही से सनलाइट नहीं मिल पाता, वो घरों में बंद रहते हैं, जिसके कारण ये है कि उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जा रही है। और बड़ों को भी आजकल है ये। सनलाइट अगर आपको प्रॉपर मिल पा रहा है तो किसी अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर सनलाइट आपको प्रॉपर मिल जाए तो विटामिन डी की कमी पूरी आए तो, वो नहीं तो फिर ये होता है कि फिर आपको बाहर से लेना पड़ रहा है इसका, और तब जा करके वो जो कमी पूरी हो जाए। आज ये आलम है कि नौजवान तक भी इस डेफिशिएंसी के शिकार है। एक विटामिन बी की बहुत सी बीमारियां हमने सबको यहाँ कवर नहीं की, सिर्फ एक बात हमने कही है, और इसमें बहुत सी बीमारियां हर विटामिन बी के अलग अलग हैं। विटामिन बी ए, बी 1, 2, 3 इस तरह से जो है उसकी पूरी सीरियल है। तो उसमें हर एक की अलग अलग बीमारियां। यहाँ सिर्फ बेरी की हमने बात की है कि इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो है 2 टाइप के होते हैं, जैसे वेट और ड्राई। इसमें अलग अलग टाइप के उसके चीज़ें दिखती हैं। आपको आसान में समझ सकते हैं कि उसमें जैसे अगर किसी को ऐसा हो रहा तो एडिमा, उसके पैर में आपको एडिमा मिलता है, पेन की शिकायत करता है, नर्वस सिस्टम भी इसमें वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, पैरालिसिस भी हो जाते हैं बच्चे। तो इन चीज़ों को देख करके अगर आपको कोई वो हो रहा है, पेन की शिकायत कर रहा है, वोमिटिंग आ रही है बच्चों को, तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए इस बारे में। और विटामिन B1 के जो सोर्सेज हैं, सो दूध है, अंडा है, लीवर है, दाल जो होते हैं, हम उनको यूज करें तो शायद ये बीमारियां न हो, या हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। ये डाइट्स हैं। इन डाइटों को अगर विटामिन बी वाले डाइट को लें, जैसे कि इसमें गाजर भी है, पपीता है, मीट है, एक अंडे हैं, आम है, मछली है, इस टाइप की अगर गजाएं लें तो इसकी शिकायत नहीं होगी, इसकी कमी नहीं है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा वो है मसूड़ा है वो फूल जाता है, सूजन आता है उसमें ब्लीडिंग भी कभी कभी होने लगती है। माँ बाप बड़ी अच्छी से आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि इसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फौरन उसको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसमें हम कौन से फल दें जो उसके बच्चों के लिए, या कोई इस तरह की गज़ाएं हम दें कि बच्चों को मुफीद हो सकता है, कि फ़ायदामंद होगा। तो विटामिन ए जो आमतौर से सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उसमें वो जो है उसमें होते हैं, जैसे कि लेमू है, वो हम लेमू का रस उसको, या संतरा है, इस टाइप की चीज़ें। इसमें वेजिटेबल्स में जो है फूल गोभी है वो दे सकते हैं। फ्रूट्स में जो है सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उसकी पूरी फैमिली है, उसमें वो क्या कहते हैं, लेमू है, संतरा है, इस टाइप की चीज़ें, जितने भी खट्टे फल हैं और रसीले फल हैं वो हम दें तो शायद ये कमी पूरी हो जाए। उसका एक डाइट बताया गया कि इन्फेंट को, यानी बच्चों को 30 से 40 मिलीग्राम, और चिल्ड्रेन को यानी उससे बड़े बच्चों को, इन्फेंट यानी 1 साल के बच्चे को 30 से 40 मिलीग्राम जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, देनी चाहिए उसको। और जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको जो है 40 से 70 ग्राम जो है उनको चाहिए होता है। और चूंकि अब जो कमी आ गई है, चूंकि यहाँ पर उस पर लॉस हो रहा है, तो ऐसी सूरत में जब थेरेपेटिक यानी उसको जो है इलाज के तौर पर आप दें, तो बच्चे को अगर 100 से 200 मिलीग्राम अगर विटामिन सी अगर ओरली हम दे देते हैं, यानी उसको कन्वर्ट कर लें उसको डाइट की तरफ, तो ये बीमारी पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। ये कुछ उसके सोर्स हैं वो जो दिए गए हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट में ये लेमू दिखाया गया, इसमें गोभी है, इसमें पाइनएप्पल यानी दरी बोलते हैं उसको, और जो है स्ट्रॉबेरी है, इस टाइप की चीज़ें हम अगर दें तो इसमें जो है
इस बीमारी पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। एक आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी बहुत आम है, इसमें की भी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एनीमिया एक बीमारी है, और उसके अलावा टेनिटस है वो हो जाता है, हियरिंग लॉस, सुनने में कमी आ जाएगी, या का एक होता है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ऐसी चीज़ खाने की तबीयत होती है कि जो खाने की चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि चौक खाने का दिल चाहता है, या कोयला वगैरह खाने का दिल चाहता है, मिट्टी खाने का दिल चाहता है। ये विटामिन आयरन की कमी की वजह से ऐसा होता है। बच्चे बहुत से आप देखेंगे बच्चों को अक्सर शिकायत रहती है, मिट्टी खाने लग जाते हैं, तो वो इस वजह से होता है कि उसके बॉडी में जो आयरन की कमी हो रही है। माँ बाप को फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए अगर बच्चा जो है वो ऐसी चीज़ें खा रहा है, तो इसका मतलब उसके इसमें उसको सिर्फ रोक देते हैं। हमारे यहाँ होता है कि बच्चे को जब वो खाते हैं तो हम ये कहते हैं मत खाओ, गलत चीज़ है, बस इतना कह के छुट्टी। इससे हालांकि ऐसा नहीं, उसको प्रॉपर, उसको ये बीमारी हो गई है, उसको उसका इलाज होना चाहिए प्रॉपर, उसको जो है कुछ चीज़ की कमी हो रही है उसको पूरा होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब हम उसको अंडे खिलाएं, लिवर, गुड़ बहुत अच्छा वो है आयरन के लिए, वो हम दे सकते हैं। चना खासतौर से चना को भिगा दीजिए, और उसके बाद जब वो अंकुरित हो जाए तो उसके बाद उसको दें तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा इसका। वेजिटेबल्स वो दे सकते हैं। एक बताया गया कि अगर बच्चे हैं तो उसको 40 मिलीग्राम से ज़्यादा पर डे न दें, क्योंकि उसके भी फिर अपने नुकसान होते हैं। इसी वजह से इन चीज़ों का सेवन एक इसमें मखसूस मात्रा में कर सकते हैं। ये कुछ बीमारियां हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसको। एक तो मैंने खाने वाली कह दिया कि इस तरह की चीज़ें अगर वो खा रहा है, गंदी चीज़ें मुंह में डाल रहा है, तो इससे भी उसको अंदाजा लगा लीजिए कि इसको आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। या फिर उसके नाखून वगैरह को भी चेक कीजिए कि वो उसके नाखून के खराब तो नहीं हो रहे हैं, उसमें कुछ चिपटे चिपटे से हो रहे हैं या टूट फूट रहे हैं। या आंखों से खासतौर से हम लोग पता करते हैं कि इसमें जो है आंख में जो उसको जो है वो कंजंक्टिवा है, उसमें जो हम देखते हैं कि उसमें नॉर्मल सुर्खी अगर नहीं रहती है, इसका मतलब ये है कि उसका जो है उसको जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। और हीमोग्लोबिन में चूंकि आयरन का बड़ा वो होता है, इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि इसको जो है आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, या उसको आयरन की डिफिशियंसी का हम इससे अंदाजा लगाते हैं। जबान से लगा लेते हैं, जबान को देखते हैं कि उसकी जबान जो है नॉर्मल जो जबान होती है उससे अगर फीकी पड़ रही है उसकी जबान, तो इससे भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको आयरन की डिफिशियंसी हो रही है। ये चीज़ें हैं, हाई सोर्सेज हैं इसका आयरन के, इसमें से हम ये चीज़ें अगर इस्तेमाल करें तो उससे जो है आयरन की जो कमियां होती है उससे हम बच सकते हैं। अब कुछ एडवाइजरी हैं आयुष की तरफ से, क्योंकि हम डाइट पर बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कहा गया कि बच्चे का जो 100 दिन 1000 दिन 1000 दिन जो डाइटरी के लिए उसके लिए बहुत वो अहम है, उसकी डाइट का खासतौर से ख्याल रखना चाहिए। 6 महीने पर यह है कि 6 महीने का बच्चा है तो उस वक्त किसी और बाहर की डाइट की उसको जरूरत नहीं, बस माँ का दूध उसको दीजिए, कि उसमें जो है काफ़ी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। खासतौर से इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए चीज़ें उसमें होती हैं जो उसकी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं, बूस्ट करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि माँ का दूध कम से कम उसको 6 महीना तो बिल्कुल देना ही देना चाहिए, और उसमें कोशिश करें कि कोई बाहर की और कोई दूसरी चीज़ न दे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको दूध पर डिपेंड रखें, तो उसको अंदर इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाएगी जो उसको चाहिए होती है। और अब जो है 6 महीने के बाद की जो वो है, तो उसको जो शुरू करेंगे पहले सॉलिड टाइप की नहीं देंगे, बल्कि उसको पहले लिक्विड टाइप की कोई चीज़ देंगे। उसको पानी पिला दिया, या उसको अगर डाइट पे ले आएंगे शहद पिला चटा दिया उसको, इस तरह से उसको ले आएंगे। और एक चीज़ का और ख्याल रखें इसमें कि बच्चों को कभी भी फौरन बदल की चीज़ें मत दीजिए। जब उसको फौरन डाइट पे ला रहे हैं आप तो फौरन बदल के नहीं। इसके बारे में कहा गया कि कम से कम उसको हफ्ता दिन तक एक ही चीज़ दीजिए। मीठी दीजिए तो मीठी दीजिए, उसको अगर नमकीन देना है तो नमकीन दीजिए। इससे क्या होता है कि जो उसके जो टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो डेवलप कर जाए अच्छी तरीके से। तो इसका सही तरीका ये होता है कि ये 1 हफ्ता तक 10 दिन तक जो आप देना चाहते हैं एक ही से मीठी दीजिए, नमकीन देना है तो नमकीन दीजिए, इस तरह से, ताकि उसके जो है वो टेस्ट बर्ड्स हैं वो सही से डेवलप कर जाए। और कोशिश करें कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं उसमें जो है उसको तो बहुत जिद करते हैं कि हमें जो बाहर की चीज़ें चाहिए, उनको जंक फूड उसकी वो डिमांड करते हैं, तो उन चीज़ों से बचाया जाए बच्चों को, वो चीज़ें न दिया जाए उनको। जो है घर की बनी बनाई चीज़ें उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको खिलाया जाए। उनको अगर चाउमीन खिलाएंगे आप तो जाहिर सी बात है कि वो खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने चाउमीन खिला दिया, उस बर्गर खिला दिया, इस तरह की खामखा की चीज़ें खिला दी, तो इसकी वजह से उसको भूख मर जाएगी, और जिसके कारण वो सही उसको पोषण नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात है कि हम जो है डाइट देते वक्त ये नहीं करना है कि बहुत महंगी सी चीज़ें खरीद के लाना, बहुत वो सस्ती चीज़ें खरीद के लाना जो बाजार में आसानी से अवेलेबल हो, वो सस्ती होती हैं। सस्ती का मतलब घटिया नहीं लाना, मतलब ये है कि हम अगर केला ले आए तो हम सेब खरीदने की क्यों जाएं, सेब जब महंगा मिल रहा है तो हम उस चीज़ को केला, जब वो चीज़ें और दूसरी चीज़ों से हमें मिल सकती हैं, तो उन चीज़ों को, सब्जियों में बहुत मिनरल्स होते हैं, सब्जियाँ खिलाएं बच्चों को। और फल ही देना है तो हम वो फल ले आएँ जो सस्ते हों। अब एक सेब पकड़ा दिया अपने बच्चे को, पूरा दिन वो एक सेब खा रहा है, उसको उतना न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पा रहा है कि एक सेब में कितना रह जाएगा, उसमें उतना हो ही नहीं पा रहा है, जबकि उससे कम पैसे में आप दूसरी चीज़ें उसको दे करके वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। यहीं पर कुछ औरतें ऐसी होती हैं बच्चों को दूध पिलाने के बड़े जिद्दी होती हैं,
वो बच्चे को कुछ नहीं खिलाएंगे, सिर्फ दूध पिलाएंगे। ये याद रखें कि 6 महीने के बाद उसको डाइट पर लाना ही लाना है, वरना तो वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे। आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रागिब। आप कोई सवाल हो आप लोगों में ऑनलाइन जुड़े हुए जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या यहाँ ऑफलाइन है तो आप कर सकते हैं डॉक्टर साहब।